देखो, मैं कल नोट में ये लिखवा रहा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बस सिंधु नदी का नाम भी सिंधु कैसे पड़ा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और ये बात ये है कि कपास को सिंडोन कहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन या चैल्कोलिथिक लेवल पर जो लोग थे, वो इसे सिंडोन कहते थे। और उगाई जाती थी ये इंडस वैली सिविलाइ की घाटी में ही, इंडस वैली में ही उगती थी कपास उस समय। इसलिए इसका नाम सिंधु पड़ गया। सिंडोन इसे कहते थे और सिंडोन से बाद में सिंधु बना। सिंडोन माने जहां कपास होती हो, और इसी का अपभ्रंश होते होते ये सिंधु बन गया। ठीक है ना? तो ये इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कपास सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इस्तेमाल की। उन्होंने ही उगाई भी और कपड़े भी उन्होंने ही बनाए। इसलिए कॉटन एपरल का उनका अच्छा खासा व्यापार था। मोहनजोदड़ो से हमें उसके साक्ष्य भी मिले हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ये कई बार पूछा है एग्जाम में। इसीलिए, ठीक है ना? तो कल हम यहाँ देख रहे होंगे, फिर सूती कपड़े की बात मैंने की, तो कल हम लोग देख रहे होंगे कि केवल एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री भी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी वहां रहा होगा। क्योंकि सूती कपड़ा बनाया जाता होगा तो फिर उसके लिए प्रॉपर सिस्टम होगा। सूती कपड़ा बनाए जाने के लिए धागा बनाया जाता होगा, फिर कपड़ा बनाया जाता होगा। तो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन था। और जैसे ही टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होता है तो इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन भी देखने को मिलता है, तो वहां पर इंडस्ट्रीज भी रही होंगी। सीमित लेवल पर, आज की जैसी तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जैसा कुछ बनाया होगा जिन्हें हम लोग उद्योग कह सकते हैं। और फिर उसका वो व्यापार करते थे। ठीक है? इसके एक और साइन मिलते हैं। एक 2350 बीसी का एक मेसोपोटामिया का रिकॉर्ड मिला है। मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया सभ्यता में एक रिकॉर्ड मिला है। रिकॉर्ड क्या, ये पत्थर का एक टुकड़ा है जिसके ऊपर ये दर्ज है, मेसोपोटामियन लिपि में दर्ज है। इस पत्थर के टुकड़ा जो है, ये सारगोन नामक एक शासक ने लिखवाया ये टुकड़ा। और ये अकाड के शासक थे मेसोपोटामिया में। अकाड नामक कोई राज्य था, वहां के ये शासक थे। इनका ये टुकड़ा है, 2350 का है। ये उस पर लिखते हैं कि हम लोगों के यहाँ पे दिलमुन, मगन और मेलुहा से शिप्स आते हैं। तो दिलमुन को आइडेंटिफाई किया गया है बहरीन के रूप में, आज आज का बहरीन, बहरीन। मगन, मकरान तट, मकरान तट माने आज का कराची वगैरह का एरिया। कच्छ से लेके और कराची तक का एरिया पाकिस्तान में, यानी इंडस वैली, जहां इंडस, जहां नदी गिरती है समुद्र में, उसको कहते हैं मकरान कोस्ट, मकरान तट। और मेलुहा का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इजिप्ट तक या मेसोपोटामियम सभ्यता तक शिप्स जाते होंगे सामान लेके। ये एविडेंस से भी शो होता है। ठीक है? तो अब मैं कल इस एविडेंस को नोट्स के रूप में लिखवाना आपको चाह रहा था। अब अगले पॉइंट से लिखना। एक बात तो फिर ये हुई, तो ये तय करती है कि व्यापार ठीक ठीक रहा होगा, है ना? नेक्स्ट आप लिखना इसमें अगले पॉइंट से। देखो, हम लोगों ने ये देखा कि लोथल से फारस की मोहरें मिली हैं। कालीबंगा से भी बेलनाकार मोहरें मिली हैं। बेलनाकार मोहरों का मतलब है ये मेसोपोटामियम, बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की हैं। तो और ये लो कालीबंगा से मिली हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहां से लोगों का आना जाना होगा, वो देखकर उन्होंने यहां भी बना ली होंगी। तो ये भी फॉरेन ट्रेड के बारे में बताते हैं। ठीक है? कंटिन्यूएशन में लिखना। अच्छा, एक और चीज है, इसी अभिलेख में ये भी कहा गया है कि जो दिलमुन है ना, वो हाथियों का देश है। दिलमुन इज द कंट्री ऑफ एलिफेंट्स। तो ये भारत में ही होते थे।
हम लोगों को गुजरात में हाथी होने के साक्ष्य मिले, यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, पहले हमने लिखा भी है ये। तो चलो इसको इसी में ही ऐड कर लो, है ना, इसी में ही लिखना, कंटिन्यूएशन में ही जो हम लोग लिख रहे थे ना, मैं एक और चीज लिखो। देखो, मेसोपोटामिया के अभिलेख में ही मेलुहा को नाविकों का देश भी कहा गया है, द कंट्री ऑफ सेलर या द रीजन ऑफ सेलर। रीजन वर्ड मेरे हिसाब से सही रहेगा, रीजन ऑफ सेलर्स। और इसका मतलब ये है कि ये लोग लंबी दूरी तय करके नावों से सामान लेके जाते होंगे, इसलिए उन्हें नाविक कहा गया, अच्छे नाविक कहा गया। और आप इसको ये देख सकते हैं कि लोथल से हमें नाव, टेराकोटा की नाव मिली है, लोथल से टेराकोटा की नाव के साक्ष्य मिले हैं। टेराकोटा की बनाई नाव मिली है जिस पर मस्तूल लगी है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को नाव और शिप्स बनाने में अच्छी खासी महारत होगी यहाँ के लोगों को। तो ये सब बताता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो न केवल रीजनल थी बल्कि वो फॉरेन जो एरियाज थे या फॉरेन जो रीजन्स थे उनके साथ भी जुड़ी हुई थी। ये सब एविडेंस ये कहते हैं। आपको मेंस एग्जामिनेशन में ये एविडेंस लिखने होंगे। आप अपनी बात कुछ कह रहे हो ना, तो विद एविडेंस कहनी चाहिए, ऐसे ही कुछ नहीं कहनी चाहिए कि कुछ भी कह दिया। ये एक अच्छा डिस्कोर्स नहीं होता। और मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग में एक डिस्कोर्स होता है, आप एग्जामिनर के साथ एक डिस्कोर्स करते हो। तो अगर आप कोई बात तय सिद्ध कर रहे हो, कह रहे हो, तो फिर आप उसको विद एविडेंस कहिए, तो बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा फर्क पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, अच्छे मार्क्स देगा वो। तो आप लिखना, तथ्य है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कुछ चीजों को इंपोर्ट भी करते थे, कुछ चीजें तो एक्सपोर्ट करते थे वो, जैसे कपड़ा मेनली इंपोर्ट करते थे अलग अलग एरिया से। तो कहां से क्या मंगवाते थे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैच मेकिंग में क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में आया है, मेंस में आप डिस्कोर्स में लिख सकते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न वस्तुएं विभिन्न क्षेत्रों से, निम्न वस्तुएं विभिन्न क्षेत्रों से आयात करते थे, निम्न वस्तुएं विभिन्न क्षेत्रों से आयात करते थे। अब आप इसमें अगले पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, व्यापार के लिए या बिजनेस के लिए किसी के लिए भी, या इकोनॉमिक अगर एक्टिविटीज की भी हम लोग बात करें, तो मेजर्स ऑन वेट्स का होना बड़ा जरूरी है। मापने के लिए तो कोई चीजें होनी चाहिए। मान लो मापने के लिए चीजें नहीं है तो कैसे चलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी। तो फिर इन लोगों का एक वेट और मेजर का सिस्टम भी था, और ये बाइनरी लेवल पर था, मतलब बाइनरी में चलता था, बाइनरी सिस्टम था, जैसे 4, 8, 16, मतलब 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है ना। आज भी अगर आप देखोगे तो हम लोगों का सिस्टम बाइनरी ही है, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना। ये बिल्कुल उसी तरह 16 आना, है ना, मतलब 1 रुपया, 16 आना माने। तो ये जो सिस्टम था ना, ये बाइनरी है, और ये बाइनरी इन्हीं के समय से चला हुआ आ रहा है। पहले वेट को भी ऐसे ही मापते थे, है ना। अब ये अंग्रेजी वाला चेंज हुआ, लेकिन ये तब से इंडस वैली सिविलाइजेशन से भारत में अब तक चल रहा है। अगर गांवों में आप देखोगे तो ये अब तक भी है। जैसे गांवों में धड़ी होता है, मन होता है, तो शेर होता है, किलो नहीं होता, शेर होता है, शेर, धड़ी, मन। इससे ये सब वैसे चलता था, बाइनरी सिस्टम था ये। तो आप लिखना, अब आप अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से, यह एक हेडिंग डालना, डेक्लिनेशन देख लेते हैं, पतन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखना, डेक्लिनेशन या पतन। ठीक है ना। देखो, अलग अलग लोगों ने डेक्लिनेशन के बारे में भी
अलग अलग बातें कही हैं। यहां से मेंस का क्वेश्चन आया कई बार डेक्लिनेशन से, तो ध्यान से इसे आप पढ़ना और समझना। मेंस यहां से परफेक्ट है, प्रीलिमिनरी का तो आ ही जाता है, लेकिन मेंस भी। देखो ये तय हुआ कि पतन इनका कैसे हुआ। ज्यादातर जो विदेशी थे, जब जब फॉरेन स्कॉलर्स इंडिया में आए अंग्रेजों के टाइम में, उन्होंने अलग अलग बातें कही। जैसे गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट, इन तीन विद्वानों ने ये कहा, मैं लिखवाऊंगा ये सब। इन तीन विद्वानों ने कहा आर्यों के आक्रमण की वजह से वो समाप्त हुए। और उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए। जैसे उन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो में एक मास ब्यूरियल मिला है बहुत सारे शव वहां एक जगह मिलते हैं एक साथ में। तो वो कहते हैं इसका मतलब कोई नरसंहार हुआ होगा, कोई ऐसी स्थिति होगी। फिर वो हड़प्पा में एक सिमेट्री मिली है, सिमेट्री एच, मैंने आपको लिखवाई है ये, जो कि विजातीय है। तो वो ये कहते हैं कि देखो ये एक सिमेट्री भी मिली है जो हड़प्पा के लोगों की तो नहीं है, कोई और लोग थे। तो वो ये कहते हैं कि जब लड़ाई हुई होगी तो एक आध कोई आर्यन भी मर गया होगा, तो उन्होंने इनको दफना दिया यहाँ पर। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो दे के ये तय करते हैं कि आर्यंस के आक्रमण की वजह से इसका पतन हुआ। एक और बात वो कहते हैं कि आर्यों का आगमन और सिंधु घाटी सभ्यता का डेक्लिनेशन, ये एक ही फेज की बात है। वो ये भी कहते हैं कि एक साथ साथ हुए, तो एक 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 घटना दूसरी से जुड़ी हुई है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। और ये इसलिए सही नहीं है कि मान लो अगर हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के ऊपर अटैक हुआ या वहां से ही ऐसे कुछ एविडेंस मिले, बाकी जगह से तो नहीं मिले। अगर ऐसा हुआ तो बाकी जगह से भी मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, है ना। और एक और वो एग्जाम्पल देते हैं, ये तीनों लोग ही, वो कहते हैं ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब है दुर्गों को तोड़ने वाला। तो वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों ने दुर्ग ही बनाए हुए थे, नगरों के पश्चिमी भाग में दुर्ग होता था, हमने ये पढ़ा है। तो आर्यंस लोगों ने या इंद्र ने, या जो राजा थे, किंग था, उन्होंने दुर्गों को तोड़ दिया, उनका विनाश कर दिया। तो फिर इंद्र को पुरंदर कहा गया, एक वो ये भी एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से मान्य नहीं है। जॉन मार्शल और मैके, ये दो लोग कहते हैं कि बाढ़ की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हुई। इंडस नदी में कोई बहुत बड़ी बाढ़ आई, जिसकी वजह से ये बाढ़ के चिन्ह मिलते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से भी मिलते हैं, हड़प्पा से भी मिलते हैं, और बाकी और एक दो जगहों से भी बाढ़ के चिन्ह मिलते हैं। लेकिन ये भी बात पूरी तरीके से सही नहीं है। अमलानंद घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये हुआ। इन दो लोगों का कथन सबसे ज्यादा मान्य है, ऑरेल स्टाइन का और अमलानंद घोष, ए एन घोष। ये कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्लाइमेट चेंज हुआ। लेकिन इसमें एक चीज और भी है जो जुड़ी हुई है, वो ये कि क्लाइमेट चेंज हुआ, इकोलॉजी वहां की बदल गई। इकोलॉजी बदल के सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। तो जहां सिंधु नदी पहले बहती थी, वो वहां नहीं बहती। आप देखो कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और सिंधु नदी इनसे बहुत दूर बहती है अब। तो समय के साथ नदियां मैदानी क्षेत्रों में अपना रास्ता बदल ही लेती हैं। सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, इसलिए इस अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी, या इस सभ्यता की जो रीढ़ थी इंडस से नदी, वो टूट गई। लोगों ने इन जगहों को छोड़ दिया और कहीं और जाके वो बसने लगे, और जगह दूसरी जगह फैल गए, अलग अलग जगह बसे। और ऐसे कई एग्जाम्पल मिलते हैं जो ये बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अलग अलग जगह बस गए थे।
क्योंकि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही कई नगरों में प्रोटो इंडस वैली सिविलाइजेशन या पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के चिन्ह मिलते हैं। हमने देखा है ये पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई जगह पर चिन्ह मिलते हैं, हमने लिखा भी है। तो इसका मतलब जब वो खत्म हुई होगी तो दूसरी बस गई होगी, लोगों ने बसा लिया। अंतर बस इतना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो शहरी थी, वो फिर से ग्रामीण हो गई। जब लोग शहरों से निकलते हैं ना तो गांव में जाके बसते हैं, आपने देखा होगा कोविड पीरियड में फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से वो निकले थे। तो दैट वाज द प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। शहर खत्म हो गए, लोगों ने फिर से गांवों को आबाद कर लिया। तो ये हुआ होगा, है ना। तो ये वाला मत है जलवायु परिवर्तन का, जिससे इकोलॉजी बदली, इकोलॉजी की वजह से सिंधु नदी का मार्ग बदल गया, और फाइनली ये सभ्यता वहां से बिखर गई। ठीक है, ये उसका डेक्लिनेशन था, और यही सर्वमान्य भी है। ठीक है ना। इसलिए हम लोग डिस्कोर्स में इंक्लूड तो कर लेंगे और बाकी बातें भी, लेकिन जो सर्वमान्य कथन है इसे ही फाइनली सेटिस्फाई कर देंगे। क्लियर, समझा पाया मैं आपको? लिखें क्या होगी? अच्छा, एक बात वो और कहते हैं, वो कहते हैं कि ज्यादातर नगरों में इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक सिक्योरिटी वॉल बनी थी, जो कि नगर के चारों ओर होती थी। तो वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटी वॉल उन्होंने इसीलिए बनाई क्योंकि उनको आक्रमण का भय रहता होगा। तो सिक्योरिटी वॉल की प्राप्ति भी एक उनके खतरे को बताती है कि वो डेंजर में रहते होंगे। ठीक है ना। तो एक ये है, लेकिन इसके बहुत सारे खंडन भी हैं, तो हम बहुत सारों पे तो नहीं जाएंगे। एक आध कह के और अपनी बात खत्म कर देंगे, और फिर कहेंगे कि इकोलॉजिकल जो या क्लाइमेट चेंज का जो फैक्टर है, इट वाज मोर एक्सेप्टेबल, है ना। तो आप लिखना इसमें, जैसे इसमें एक लिखना, देखो बाकी जगहों से तो कहीं कुछ नहीं मिला। मान लो एक मोहनजोदड़ो हड़प्पा से एक सिमेट्री एच मिल गई है, तो क्या केवल अटैक हड़प्पा पर ही हुआ? मोहनजोदड़ो पर भी होता, कालीबंगा पर भी होता, बनवाली पर भी होता, वहां से भी कुछ मिलता। एक चीज, दूसरी चीज ये कि आर्यंस लिटरेचर में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, क्लियर कोई जानकारी नहीं मिलती। केवल इंद्र को पुरंदर कहने से ये तो नहीं पता चलता कि वो किलों को तोड़ने वाले थे या उन्होंने ही इनको मारा होगा। ये या, ये सब नहीं मिलता। और फिर अगर इतना बड़ा अटैक हुआ होगा तो केवल नरकंकाल दो चार मिलने से ये तय नहीं हो जाता।